नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। देवरिया जिले में गौरी बाजार थाना पड़ता है। इसी थाने के अंदर पत्थरहट गांव है। इसी गांव में दीपनारायण सिंह रहते थे। गांव में दीपनारायण सिंह का दबदबा था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उससे कोई संबंध नहीं रखता था और न ही उसके किसी काम में शामिल होता था। उसका बेटा कामेश्वर सिंह, जिसे लोग डब्लू कहते थे, 19 साल की उम्र से ही पिता की राह पर चल पड़ा था। वह भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू इंटर तक ही पढ़ पाया था। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में उतर गया। जल्दी ही उसका खौफ आसपास के गांवों से निकलकर पूरे जिले में फैल गया। डब्लू का बड़ा भाई बबलू पुलिस विभाग में सिपाही था, लेकिन उसे शराब की लत थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 2010 में गांव के बाहर एक तालाब में बबलू की लाश पुलिस वर्दी में मिली थी। लोग कहते थे कि वह शराब के नशे में डूबकर मर गया, लेकिन डब्लू और उसके घर वालों का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। उन्हें शक था कि यह हत्या गांव के ही उनके दुश्मन रमेश सिंह ने की है। हालांकि यह बात उन्होंने न रमेश सिंह से कही और न ही गांव के किसी और आदमी से। वजह यह थी कि डब्लू खुद रमेश सिंह से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने रमेश सिंह से दोस्ती कर ली। एक दिन वह रमेश को गांव के पास बैठाकर शराब पिलाने लगा। उसने जानबूझकर रमेश को ज्यादा शराब पिलाई। जब रमेश नशे में पूरी तरह बेसुध हो गया तो डब्लू ने हांसिए से उसका गला काट दिया। इसके बाद वह रमेश का कटा हुआ सिर उठाकर घर पहुंचा और अपनी मां के सामने रख दिया। यह घटना साल 2011 की है। रमेश सिंह की हत्या करने के बाद डब्लू उसका कटा सिर लेकर पूरे गांव में घूमता रहा। डब्लू के इस दुस्साहस से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वह रमेश सिंह का सिर फेंककर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस के हाथों से वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद डब्लू को शक हुआ कि रमेश सिंह का करीबी और गांव का ही रहने वाला पूर्व ग्राम प्रधान तथा शातिर बदमाश अरुण सिंह उसकी हत्या करवा सकता है। यह सोचकर उसने अरुण सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। 25 अप्रैल 2013 को अरुण सिंह अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहे थे। तभी मचिया चौराहे पर घात लगाए बैठे डब्लू ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। मौके पर ही अरुण सिंह की मौत हो गई। उस समय डब्लू भाग निकला था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। यह वही समय था जब सुषमा कॉलेज में पढ़ती थी। उसी कॉलेज में डब्लू भी पढ़ता था। दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए कॉलेज आते जाते अक्सर उनकी मुलाकात हो जाती थी। सुषमा खूबसूरत थी और डब्लू भी देखने में स्मार्ट था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार हो गया। सुषमा जानती थी कि डब्लू अपराधों में शामिल है, फिर भी वह उससे मोहब्बत करने लगी। सुषमा और डब्लू की प्रेम कहानी धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंच गई। जब यह बात उसके पिता सुरेंद्र बहादुर सिंह को पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सुषमा को डब्लू से मिलने से रोक दिया और यहां तक कह दिया कि वह घर से बाहर भी न निकले। लेकिन सुषमा ने माँ बाप की बात नहीं मानी। एक दिन वह चुपके से घर से निकल गई और डब्लू के साथ भाग गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। यह घटना करीब 7-8 साल पहले की है। सुषमा के भाग जाने से उसके पिता सुरेंद्र बहादुर सिंह की बहुत बदनामी हुई। डब्लू अपराधी किस्म का था, इसलिए वह उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने पुलिस और समाज के लोगों की मदद ली। दबाव बढ़ने पर डब्लू ने सुषमा को घर वापस भेज दिया। घर लौटने के बाद सुरेंद्र बहादुर सिंह ने सुषमा पर कड़ी नजर रखी और उसे बाहर जाने से मना कर दिया। इसी दौरान रमेश सिंह की हत्या के केस में डब्लू जेल चला गया। यह देखकर सुरेंद्र बहादुर सिंह को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह डब्लू से डरे रहते थे। डब्लू जेल में था तो उन्होंने जल्दी से सुषमा की शादी गोरखपुर के एक अच्छे और अमीर घराने में कर दी। दूल्हे का नाम विवेक प्रताप सिंह उर्फ विक्की था, जो देवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था। यह शादी इतनी जल्दी में कराई गई थी कि देवेंद्र प्रताप सिंह अपनी बहू सुषमा के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं ले पाए। उधर जेल में बंद डब्लू को जब सुषमा की शादी की खबर मिली तो वह बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन क्योंकि सुरेंद्र बहादुर सिंह सुषमा के पिता थे, इसलिए डब्लू ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वह सुषमा को खुद से अलग नहीं होने देगा। सुषमा ने भले ही विवेक से शादी कर ली थी, लेकिन उसका मन अब भी डब्लू में ही लगा था। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। शादी के कुछ समय बाद सुषमा विवेक के बेटे आयुष की मां भी बन गई। जनवरी 2013 में जब डब्लू जमानत पर जेल से बाहर आया, तो वह गोरखपुर में सुषमा के ससुराल पहुंच गया। डब्लू को देखकर सुषमा बहुत खुश हुई और उसका पुराना प्यार फिर से जाग उठा। इसके बाद दोनों मिलने लगे और फोन पर भी अक्सर बातें करने लगे। इसी बीच 25 अप्रैल 2013 को डब्लू ने पूर्व प्रधान अरुण सिंह की हत्या कर दी और फिर से जेल चला गया। इस बार वह लगभग 5 साल बाद 18 मार्च 2017 को जेल से बाहर आया। बाहर आते ही उसने फिर से सुषमा से मिलना शुरू कर दिया। डब्लू बार बार सुषमा से मिलने उसके घर आने लगा। यह देखकर विवेक को पत्नी पर शक होने लगा। इसके बाद पति पत्नी में रोज झगड़े होने लगे। विवेक ने डब्लू को आने से मना किया, लेकिन सुषमा उसकी बात नहीं मानती थी। रोज रोज के झगड़ों से विवेक बहुत परेशान रहने लगा। उनका बेटा भी इससे दुखी था। कभी कभी दोनों में मारपीट तक हो जाती थी। विवेक अपना दुख किसी से कह नहीं पाता था, इसलिए वह फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपना दर्द जताता था। उधर सुषमा भी विवेक से परेशान हो चुकी थी। वह उससे छुटकारा चाहती थी। जब उसने यह बात डब्लू को बताई, तो डब्लू ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जब चाहेगा विवेक को खत्म कर देगा और फिर दोनों हमेशा साथ रहेंगे। डब्लू के लिए किसी की जान लेना मुश्किल नहीं था। सुषमा की बात सुनने के बाद उसने विवेक की हत्या की तैयारी शुरू कर दी। सुषमा भी इस साजिश में शामिल थी। दोनों चाहते थे कि विवेक की हत्या ऐसे हो कि काम भी हो जाए और किसी को शक भी न हो। इसलिए उन्होंने तय किया कि हत्या को हादसा दिखाया जाएगा। इसके लिए डब्लू ने टाटा सफारी कार का इंतजाम कर लिया। यह कार उसके पिता की थी। अब दोनों सही मौके का इंतजार करने लगे ताकि योजना को अंजाम दिया जा सके। 22-23 मई 2017 की रात सुषमा ने डब्लू को बुला लिया। डब्लू अपने 3 साथियों राधे श्याम मौर्य, अनिल मौर्य और सुनील तेली के साथ टाटा सफारी से विशुनपुर आया। कार उन्होंने घर से कुछ दूरी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस के सामने खड़ी कर दी। ड्राइवर अशोक कार में ही बैठा रहा। डब्लू और उसके साथी विवेक के घर पहुंचे। सुषमा ने दरवाजा खोला और सबको सीधे बेडरूम में ले गई। वहां विवेक अपने बेटे आयुष के साथ सो रहा था। सुषमा पहले से कमरे में एक ईंट रखकर तैयार थी। कमरे में पहुंचते ही डब्लू ने विवेक का गला पकड़ लिया। विवेक छटपटाने लगा तो उसके साथियों ने उसे दबोच लिया। तभी किसी ने ईंट उठाकर विवेक के सिर पर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। शोर शराबे में पास सोया बेटा आयुष जाग गया। उसने देखा कि कुछ लोग उसके पापा को पकड़कर मार रहे हैं, तो वह चिल्ला पड़ा। यह देखकर सब डर गए। डब्लू ने उसे डांट दिया तो वह चुप हो गया और आंखें बंद करके लेट गया। इसके बाद सबने मिलकर विवेक को देखा। जब विवेक में कोई हरकत नहीं दिखी तो सबको यकीन हो गया कि वह मर चुका है। तभी डब्लू ने सुषमा से कहा कि बेटे को भी मार देते हैं। उसने सब देख लिया है, लेकिन सुषमा ने कहा कि यह तुम्हारा ही बेटा है। यह सुनकर डब्लू ने बच्चे को छोड़ दिया। इसके बाद सबने मिलकर विवेक की लाश उठाई और ऊपर से नीचे फेंक दी। फिर दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बरामदे में खड़ी विवेक की मोटरसाइकिल डब्लू ने उठाई और उसे चलाने के लिए बैठ गया। राधेश्याम विवेक की लाश को लेकर इस तरह बैठा जैसे कोई बीच में सामान्य रूप से बैठा हो। बाकी दोनों साथी अनिल और सुनील पैदल ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस की तरफ निकल गए, क्योंकि उनकी कार वहीं खड़ी थी। लेकिन जब वे सब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पहुंचे तो वहां कार नहीं थी। यह देखकर सब घबरा गए। दरअसल हुआ यह था कि उनके वहां से जाते ही गश्त पर निकले 2 सिपाही वहां पहुंचे थे। आधी रात को कार खड़ी देखकर उन्होंने ड्राइवर अशोक से पूछताछ शुरू कर दी। घबराकर अशोक कार लेकर वहां से भाग गया। अशोक बार बार डब्लू को फोन करता रहा, लेकिन डब्लू का फोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। डब्लू जब वहां पहुंचा और कार गायब मिली तो वह और भी परेशान हो गया। वह ड्राइवर को फोन करने ही वाला था कि तभी रामगढ़ताल चौकी के 2 सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने डब्लू और उसके साथियों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इस पर सिपाहियों ने कैंट थाने में फोन करके थाना प्रभारी ओमहरि वाजपेयी को जानकारी दे दी। थाना प्रभारी ओमहरि वाजपेयी मौके पर पहुंचे तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने बीच में बैठे विवेक को हिलाकर देखा तो साफ हो गया कि वह तो मर चुका है। इसके बाद पुलिस ने डब्लू और राधेश्याम से सख्ती से पूछताछ की। दबाव में आकर उन्होंने बता दिया कि विवेक की हत्या की गई है।
उधर जब डब्लू और उसके साथी विवेक की लाश लेकर निकल गए तो सुषमा कमरे में खून साफ करने लगी। उसने जल्दी जल्दी चादर और तकिए भी बदल दिए। उसने सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका राज इतनी जल्दी खुल जाएगा। दरअसल देवेंद्र प्रताप सिंह अपने घर में सो रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। वह उठकर दरवाजे तक पहुंचे तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके बेटे विवेक प्रताप सिंह की हत्या हो चुकी है। यह सुनकर देवेंद्र प्रताप सिंह हैरान रह गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विवेक अपने परिवार के साथ खाना खाकर ऊपर कमरे में सोने गया था। देवेंद्र ने तुरंत अपनी बहू सुषमा को आवाज दी। कई बार बुलाने के बाद वह नीचे आई। पुलिस उसके साथ आए युवक को दिखाकर पूछताछ करने लगी। यह युवक कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू था, जो सुषमा के मायके का रहने वाला था और अक्सर उससे मिलने आता था। पुलिस ने बताया कि विवेक की हत्या में डब्लू और उसके साथियों का हाथ है और इसमें सुषमा भी शामिल थी। देवेंद्र प्रताप सिंह तुरंत ऊपर बेटे के कमरे में गए तो वहां उनका पोता आयुष डरा सहमा बैठा था। विवेक कमरे में नहीं था। तभी यह साफ हो गया कि पुलिस की बात सच है। घर में बाकी लोग मौजूद होने के बावजूद किसी को हत्या की भनक तक नहीं लगी थी। सुषमा ने आखिरकार चुप्पी तोड़कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी जब यह खबर सुनने पहुंचे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि विवेक की पत्नी ने ही यह साजिश रची थी। पुलिस ने सुषमा को हिरासत में ले लिया। कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू और उसका साथी राधेश्याम मौर्य पहले ही पकड़े जा चुके थे। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। वहीं उनके दो साथी अनिल मौर्य और सुनील तेली भागने में सफल रहे। इस बीच छोटा आयुष, जिसने अपने पापा की हत्या होते हुए देखी थी, पुलिस का सबसे बड़ा गवाह बन गया। उसने पुलिस को बताया कि जब अंकल लोग पापा को पकड़कर मार रहे थे तो उसने शोर मचाया था। तभी एक अंकल ने उसका मुंह दबाकर उसे डांटा था। उसने यह भी बताया कि पापा का गला दबाने के साथ साथ उन्हें ईंट से भी मारा गया था। आयुष ने पुलिस को बताया कि पापा को मारने के बाद वे लोग उन्हें लेकर चले गए। तभी उसकी मम्मी कमरे में पड़े खून को साफ करने लगी थी। उन लोगों ने आयुष को भी मारने की सोची थी, लेकिन मम्मी ने एक अंकल से कहा कि यह तो तुम्हारा ही बेटा है, इसे मत मारो। तब जाकर उन्होंने आयुष की जान बख्श दी। विवेक की लाश को मोटरसाइकिल पर इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि उसे सड़क पर फेंककर ऐसा दिखाया जा सके कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है। पुलिस ने विवेक की हत्या में शामिल अनिल और सुनील को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर अशोक भाग निकला था। वह अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। हत्या में इस्तेमाल की गई टाटा सफारी कार पुलिस ने बरामद कर ली। खून से सनी ईंट, कपड़े और विवेक की मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई। सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया। वहां से सबको जेल भेज दिया गया। आरुष अभी अपने दादा दादी के पास है। और आज की दूसरी कहानी ग्वालियर की है। ये बात 2024 की है। 31 दिसंबर की सुबह अस्पताल से कोतवाली पुलिस को खबर मिली कि एक संदिग्ध हालत में घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस जब पहुंची तो पता चला कि मृतक का नाम राकेश है। वह मालनपुर का रहने वाला था। उसे उसकी पत्नी रेखा और साढ़ू मदन अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस पूछताछ में मदन ने बताया कि रात में राकेश नशे की हालत में छत से गिर गया था। राकेश की पत्नी ने भी बयान दिया कि वह अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने जीजा के घर आई थी। वहीं उसका पति राकेश के साथ शराब पीने लगा। रात करीब 11 बजे वह अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। उस समय राकेश और मदन छत पर पार्टी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गिरने की आवाज आई। देखा तो राकेश नशे में बाथरूम जाने के लिए उठा था और गलती से पहली मंजिल से नीचे गिर गया। लेकिन 2 दिन बाद रेखा ग्वालियर थाने पहुंची। वहां उसने कहा कि उस रात उसके पति की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि हत्या थी। रेखा ने आरोप लगाया कि उसके जीजा मदन के भांजे करण और दोस्त विनोद ने उसके साथ जबरन गलत काम किया और फिर उसके पति राकेश की हत्या कर दी। रेखा ने यह भी बताया कि घटना के बाद मदन ने उसके 3 साल के बेटे को अपने कब्जे में रखकर उसे पुलिस के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। मदन ने धमकी दी थी कि अगर उसने सच बताया तो वह बेटे को भी मार देगा। इसी डर की वजह से उसने पहले पुलिस को दुर्घटना की कहानी सुनाई थी। अगले दिन मृतक राकेश का भाई भी थाने पहुंचा। उसने अपनी भाभी रेखा पर आरोप लगाया कि उसके अपने बहनोई मदन के साथ अवैध संबंध थे। भाई का कहना था कि उस रात किसी भी बच्चे का जन्मदिन न तो था और न ही उसकी कोई तैयारी चल रही थी, इसलिए जन्मदिन के न्योते का बहाना झूठा है।
उसने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में ही भाभी मदन के घर चली गई थी और शाम को भैया राकेश उसे लेने वहां गए थे। भाई को शक था कि राकेश ने भाभी और मदन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया होगा, जिसके चलते मदन ने उसकी हत्या कर दी। उसने भाभी पर भी शक जताया, लेकिन चूंकि रेखा पहले ही थाने आकर मदन, विनोद और करण पर आरोप लगा चुकी थी, इसलिए पुलिस को राकेश के भाई की बात पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने रेखा की दूसरी कहानी पर भी विश्वास नहीं किया, जिससे मामला अधर में अटका रहा। आखिरकार रेखा को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत के आदेश पर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब जाकर घटना की असली कहानी सामने आ सकी। आउखाना घास मंडी निवासी मदन ने अपनी साली रेखा को पहली बार उस समय देखा जब वह रेखा की बड़ी बहन से शादी कर रहा था। रेखा उस समय मंडप के पास बैठी मजाक मस्ती कर रही थी। किशोर उम्र की साली की सुंदरता देखकर दूल्हा बने मदन का मन उस पर मोहित हो गया। तभी उसे समझ आ गया कि जब उसका परिवार शादी का रिश्ता देखने आया था, तो ससुराल वालों ने रेखा को सामने क्यों नहीं आने दिया था। हालांकि उस समय वह कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि कभी न कभी रेखा को भी वह अपना बनाकर रहेगा। पत्नी के साथ विदाई की रस्में पूरी कर वह उसे घर तो ले आया, लेकिन दिमाग पर रेखा इतनी हावी थी कि सुहागरात पर भी पत्नी को देखकर उसे रेखा का ही चेहरा याद आने लगा। शादी के बाद मदन अक्सर अपनी ससुराल आने लगा और साली रेखा के करीब जाने की कोशिश करता रहा। शुरू में रेखा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि मदन की नीयत ठीक नहीं है और मौका मिलने पर वह गलत हरकत कर सकता है। इसी बीच होली के त्योहार पर जब मदन ससुराल आया, तो उसने होली खेलने के बहाने रेखा के साथ छेड़छाड़ कर दी। उसी दिन से रेखा ने उससे दूरी बना ली। यह देखकर मदन के मन में रेखा के प्रति नफरत भर गई। उसने ठान लिया कि एक दिन वह रेखा का घमंड तोड़कर रहेगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादे पूरे कर पाता, रेखा की शादी मालनपुर निवासी राकेश से हो गई। मदन को यह बात बुरी लगी और वह समझ गया कि अब उसका मकसद और भी कठिन हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चूंकि राकेश उसका साढ़ू था, इसलिए उसने उससे दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसे अपने साथ शराब पीने की आदत डाल दी। इसके बाद वह अक्सर राकेश, रेखा और बच्चों को अपने घर खाने पर बुलाने लगा। रेखा जानती थी कि मदन की नीयत अभी भी खराब है, इसलिए वह उसके घर बार बार जाने से कतराती थी। लेकिन अब राकेश को शराब की आदत पड़ चुकी थी और वह जानता था कि मदन के घर जाने का मतलब है भरपेट शराब मिलना। इसी लालच में वह रेखा को जबरदस्ती साथ ले जाता। बेचारी रेखा यह सब सहते हुए भी अपने पति को मदन की असली नीयत बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मदन ने राकेश को फोन करके खाने पर बुलाया। उसने कहा कि उसके पिता और भाई भी आए हुए हैं। रेखा का मन नहीं था, लेकिन राकेश उसे मना कर साथ ले गया। जब वे मदन के घर पहुंचे तो वहां मदन के अलावा उसका भांजा कर्ण और दोस्त विनोद मौजूद थे। थोड़ी ही देर में चारों के बीच शराब की महफिल जम गई। योजना के मुताबिक मदन और उसके साथियों ने राकेश को ज्यादा शराब पिला दी। जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो करण और विनोद ने उसे संभाल लिया और मदन चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे रेखा अकेली इंतजार कर रही थी। तभी मदन ने उस पर हमला कर दिया। रेखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मदन नहीं माना और जबरन उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान जब रेखा के पति ने नशे की हालत में विरोध किया, तो उसके जीजा मदन ने उसका सिर पकड़कर बार बार फर्श पर मारा। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने रेखा के बेटे को कमरे में बंद कर लिया और धमकी दी कि बाहर जाकर वह पुलिस को यही बताए कि उसका पति नशे में छत से गिरकर मरा है। यह घटना 30 दिसंबर आउखाना घास मंडी ग्वालियर की है। उस समय रेखा बेटे की जान के डर से चुप रही और पुलिस को हादसे की कहानी सुनाई, लेकिन बाद में उसने हिम्मत कर सच्चाई बताई। फिर भी पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार रेखा ने कोर्ट का सहारा लिया। 7 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर ग्वालियर थाना पुलिस को गैंगरेप और हत्या की FIR दर्ज करनी पड़ी। तीनों आरोपियों ने पुलिस और कानून को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मानकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। शुरुआत से ही मदन की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी त्रासदी बन गई। शराब जैसी बुरी आदत इंसान को सोचने समझने की ताकत छीन लेती है।
राकेश की मौत और रेखा के साथ हुई ज्यादती में शराब मुख्य वजह रही। डर या सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं सच छुपाती हैं, जिससे गुनहगारों के हौसले बढ़ते हैं। सच बोलना ही न्याय की पहली सीढ़ी है। जब पीड़िता ने सच्चाई बताई, तो पुलिस ने पहले ध्यान नहीं दिया। अगर शुरुआत में ही गंभीरता दिखाई जाती, तो पीड़िता को कोर्ट का सहारा न लेना पड़ता। अपराधी कितनी भी चालाकी कर लें, सच सामने आ ही जाता है। आखिरकार आरोपियों को जेल जाना पड़ा। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।